everyone, how you all? I hope you are fine and doing your studies well. तो आज हम फिर से आ चुके हैं वसंत, जो कि हिंदी की एक टेक्स्ट बुक है क्लास 8th के लिए। हम इसमें डिस्कस कर रहे थे एक चैप्टर जिसका नाम था ध्वनि। तो हमने इस ध्वनि चैप्टर को अच्छी तरीके से रीड कर लिया था और इसे पूरी तरीके से पढ़कर समझ लिया था। तो आज हम इसके करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस। तो चलिए करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दी हुई थी इसमें। हमें ओनली जो कहानी से आगे जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वहाँ तक, कविता से आगे ये क्वेश्चन आंसर्स हम आज करेंगे। तो मैंने ये लिख रखे हैं। सबसे पहले आप इसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? तो इसका उत्तर देखते हैं। कवि को विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी उसके मन के उपवन में वसंत का आगमन हुआ है। अर्थात अभी अभी उसके मन में नया जोश व उमंग आई है और उसका मन उत्साह से भरा हुआ है। उसे भी युवकों को उत्साहित करना है और तथा उन्हें आलस्य से उबारना है। तो ये अब सेकंड क्वेश्चन, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? तो फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि निम्नलिखित प्रयास करता है। जैसे वह नन्ही कलियों को खिला हुआ फूल बनाना चाहता है। वह फूलों से आलस्य व निंद्रा हटाकर उन्हें चुस्त व खिला खिला बनाना चाहता है। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या क्या करना चाहता है? तो पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने के लिए कवि निम्न प्रयास करना चाहता है। वह फूलों के ऊपर कोमल हाथ फेरकर उन्हें निंद्रा से जगाना चाहता है। वह फूलों को चुस्त तथा प्राणवान बनाना चाहता है। वह फूलों को आभामय और पुष्पित करना चाहता है। वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। वसंत ऋतु को ऋतुराज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह समस्त ऋतुओं का राजा है। अर्थात वसंत ऋतु में प्रकृति अपनी युवा अवस्था में होती है। वसंत ऋतु में मौसम भी अच्छा हो जाता है, ना ही गर्मी और ना ही सर्दी। वसंत ऋतु में पेड़ों में नए पत्तों का आगमन शुरू हो जाता है। सभी पेड़ नए नए पत्तों से लद जाते हैं। आम के पेड़ों में बोर आने लगता है। खेतों में सरसों का पीला रंग भर जाता है, जो कि देखने में सोने के जैसा लगता है। इस समय कोयल भी अपने पूरे स्वरों में गाती है। इस ऋतु में सब कुछ एकदम नया नया लगता है। प्रकृति की एक अलग छवि दिखती है। प्रश्न नंबर 5, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए और किसी एक त्यौहार पर निबंध लिखिए। तो 3 त्यौहार आते हैं, जैसे कि वसंत ऋतु में कई त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली। तो ये है, मैंने महाशिवरात्रि पर लिखा है। अगर आप किसी और पर लिखना चाहते हैं तो आप किसी और पर भी लिख सकते हैं। तो एक बार मैं इसे पढ़कर बता देती हूँ। महाशिवरात्रि हिंदुओं का एक धार्मिक त्यौहार है। महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। पूरे भारत में यह पर्व बहुत ही उल्लास और श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया जाता है। महाशिवरात्रि भगवान भोलेनाथ की आराधना का ही पर्व है। इसी दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। इस दिन पूरा दिन व्रत रखा जाता है, परंतु फलाहार आदि किया जाता है। शिव जी की पूजा में शिवलिंग पर जल, फूल, बेलपत्र, धतूरा, बेर, पान का पत्ता चढ़ाने का विशेष महत्व है। इस दिन शिव जी के मंदिर को सुंदर सजाया जाता है। शिव पुराण के अनुसार इस रात्रि को भगवान शिव एक बहुत बड़े ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे तथा ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने सर्वप्रथम उनकी पूजा की थी। हर साल में 12 शिवरात्रि आती हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण महाशिवरात्रि होती है। तो ये था महाशिवरात्रि के बारे में। कृपया से लिख लीजिए। इस पेज को अपना पूरी नोटबुक में लिख लीजिए और मैं जो पहला पेज है वो भी दिखा देती हूँ। फिर हम अपना लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पेज, प्लीज़ इसको भी अपनी नोटबुक में कर लीजिए जल्दी से। थैंक यू। एंड हम लास्ट क्वेश्चन जो कर रहे हैं, चलिए उसे पढ़ते हैं। ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं? लिखिए। ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उसके खान पान, उसके पहनावे, उस समय के त्यौहार, उनका स्वास्थ्य पर प्रभाव। अतः जैसी ऋतु होगी उपरोक्त बातें भी उसके अनुसार होंगी। तो यह था हमारा ध्वनि पाठ। कृपया इसको भी अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ओके, सो अब हमारा जो ध्वनि पाठ है ये तो पूर्ण हो चुका है। अब हमारा जो अगला पाठ है, यानी कि लाख की चूड़ियाँ, ये हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मेरा आपके लिए आज एक बहुत ही अच्छा होमवर्क है। होमवर्क ये है कि जो पेज नंबर
हमारा यहाँ पर दिया नहीं हुआ है, ऊपर दिया हुआ है सॉरी 4। तो पेज नंबर 4 पे जो शब्द दिए हुए हैं ये किस पाठ के हैं, ध्वनि पाठ के। तो ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ओके, तो अगली वीडियो में मैं सिर्फ वाक्य बनाना सिखाऊंगी, उसके अगली वीडियो में हम करेंगे लाख की चूड़ियाँ। उससे पहले आपको जो इस क्लास में आपको जो है वाक्य बनाने के लिए दिए जाएंगे, तो हम वही सीखेंगे अगली वीडियो में। तो पहले आप इनको अच्छे से याद करेंगे और अपनी अगली वीडियो में करेंगे। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी, ठीक है, वो आप अपने मन में बताएंगे। तो ये थे हमारे पाठ। एक बार इस कहानी को भी पढ़ लेते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ को मलगात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूँगा निंदित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। द्वार दिखा दूँगा फिर उनको है मेरे वे जहाँ आनंद, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। बहुत ही अच्छा पाठ था और बहुत ही मज़ा आया इसको करने में। ये लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा, ये बात याद रखिएगा। चलिए मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में और अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। धन्यवाद।